हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। मुझसे इतने दिनों से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि मैम हम हमारी नेक्स्ट क्लास में चले गए हैं, मैम क्लास 11th में आ गए हैं, क्लास 12th में आ गए हैं, जल्दी से बताइए किस तरीके से क्लास को स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। प्लीज जल्दी से इन सबके बारे में बताइए। मतलब जो स्टूडेंट जिस क्लास में पहुंचा है उसको लेकर मुझसे पूछ रहा है और कुछ स्टूडेंट्स ने डीएम्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आज ये वीडियो आपके लिए इसे लेकर आई हूँ कि मैं भी थोड़ा वेट कर रही थी। बेटा, क्या होता है जब भी हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है ना, तो हम टीचर्स हमेशा वेट करते हैं कि क्या सीबीएसई की तरफ से कोई नया अपडेट आ रहा है, कोई नोटिस इशू हो रहा है। वी ऑलवेज वेट, क्योंकि आपके करंट एकेडमिक सेशन को लेकर किसी भी पॉइंट पर हो सकता है कोई भी नई अपडेट हो सकता है सिलेबस को लेकर, हो सकता है मार्किंग स्कीम को लेकर, पैटर्न को लेकर, या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, पूरे एकेडमिक सेशन के लिए कोई भी टॉपिक पर कुछ भी अपडेट आ सकती है। तो उस अपडेट के आने के बाद ही आपको कुछ चीजें क्लियर होती हैं और वो क्लैरिटी आने के बाद ही आपको वो सेशन प्रॉपरली स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज द ओनली वे टू स्टार्ट अ न्यू सेशन, राइट। अब ये जिस अपडेट के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, वो आई थी 1st ऑफ अप्रैल को, राइट। और उस अपडेट के अंदर सीबीएसई ने पूरा करिकुलम के बारे में बताया है कि किस तरीके से वो अपडेट किया गया है एंड 2031 तक का पूरा प्लान है, राइट। अब उस अपडेट को हम किस तरीके से देखेंगे, उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि जो सीबीएसई की वेबसाइट है उसे किस तरीके से देखना होता है। ऑफ कोर्स मैं आपके लिए हूं, आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स बताने के लिए, पर बीइंग अ स्टूडेंट आपको भी पता होना चाहिए कि सीबीएसई की वेबसाइट हम किस तरीके से देखें। तो देखिए, जैसे ही आप सर्च बार में सीबीएसई टाइप करेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, तो इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। जैसे ही आप मेन वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ना, तो ये विंडो आपके सामने पॉपअप होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जितने भी, ये देखिए लेटेस्ट सीबीएसई, तो जो भी नया सर्कुलर या जो भी नया नोटिस होता है वो यहीं आता है। तो ये देखिए, ये लेटेस्ट एक नोटिस है जो आज ही इशू हुआ है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए ये सारे के सारे जो नोटिसेस हैं वो आ जाएंगे। और 1st ऑफ अप्रैल को, यानी ये वाला जो नोटिस है वो जो कि आपके करिकुलम से रिलेटेड है वो आया। अब जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें इस करिकुलम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एक और लिंक यहाँ मिलेगा, अगर इसको क्लिक करेंगे तो एक लाइव सेशन आपके सामने खुलेगा। करीब 2.5 से पौने 3 घंटे का ये लाइव सेशन हुआ था, जिसके अंदर इस करिकुलम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया भी है। आप चाहे आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो लिंक है ये आपकी उसी जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि जब हम मेन वेबसाइट वाला उस विंडो पर जब क्लिक करते हैं तब हमारे सामने क्या आ जाता है, पूरे की पूरी सर्कुलर से रिलेटेड या जो लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिसेस हैं उससे रिलेटेड विंडो पॉपअप हो जाती है, राइट। इसके अलावा जब हम जाते हैं एकेडमिक वेबसाइट पर, तो यहाँ देखिए सारे के सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं। चाहे आपके सामने करिकुलर की बात हो रही हो, चाहे सर्कुलर्स की बात हो रही हो, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की बात हो रही हो, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब हमें बात करनी है करिकुलम यानी आपके सिलेबस की। तो जो 26-27 इस ईयर का जो सिलेबस है वो देखिए ये आपके सामने है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस पहले हुआ करता था तो उसके लिए एक सिंगल पीडीएफ ही होती थी। मतलब सिंगल पीडीएफ में क्लास 9 का सिलेबस भी मिल जाएगा, क्लास 10th का भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो क्लास 12th के लिए अभी भी सिंगल पीडीएफ ही अवेलेबल है ना। तो सिंगल पीडीएफ के अंदर आपको 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगा। अब देखो अब क्या चेंज हुआ है, ये सेपरेटली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के चेंजेस सीबीएसई अभी लेकर आया है तो ये आपको सेपरेटली ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल पेजेस। मतलब यहाँ ये भी बताया हुआ है कि इस करिकुलम को पढ़ने से पहले आप ये इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ ले। क्लिक दिस लिंक, यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड वो आपके सामने आ जाएगी। इस इंफॉर्मेशन में जो चीज मैं अभी आपको बताऊंगी वो सारी की सारी इसी पीडीएफ में आ जाएगी। ये देखिए पूरी की पूरी इस पीडीएफ में आ जाएगी। ये काफी लेंदी है बट स्टिल आप अगर चाहें इसे बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं हमारे चेंजेस की, तो 3 मेजर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज जो है वो है एआई और सीटी को लेकर। सीटी होता है बेटा कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहला चेंज ये है कि जो जूनियर लेवल की क्लासेस हैं स्पेसिफिकली 3rd to 8th स्टैंडर्ड तक एआई और सीटी को भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, राइट। पहला चेंज ये है। दूसरा ये है कि जो मैथ्स और साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं क्लास 9th और 10th में, तो बेसिकली क्लास 9th में नॉट 10th, करंट सेशन का जो क्लास 10th है उसके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है।
क्लास 9th के ऊपर ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्लास 9th 26-27 सेशन के अंदर जो मैथ्स और साइंस को लेकर जो चेंज आया है वो ये है कि आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स भी होगा, स्टैंडर्ड साइंस भी होगा, और आपके पास एक एडवांस्ड मैथ्स और एडवांस्ड साइंस का ऑप्शन भी अब आपको दिया जाएगा, ठीक है। और क्लास 9th के यही स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर यानी 27-28 सेशन में जब जाएंगे, यानी क्लास 10th में जाएंगे, तो वो इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, यानी उनको क्लास 10th में भी स्टैंडर्ड और एडवांस्ड ऑप्शंस मिलेंगे, अगेन साइंस और मैथ्स के लिए। क्या ये मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो एडवांस्ड लेवल है ना, चाहे साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो, वो आपको ऑप्शनल दिया गया है। आप चाहें तो वो पेपर आप दे सकते हैं, आप चाहें तो आप नहीं दे सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन जो स्टैंडर्ड मैथ्स या स्टैंडर्ड साइंस है वो मैंडेटरीली ही आपको देना है, ठीक है। उसके अंदर कोई ऑप्शन, उसके अंदर कोई चॉइस नहीं है, राइट। इसके अलावा मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ बेटा कि जो इंसान जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है उस सब्जेक्ट के बारे में उसी इंसान से हम ज्यादा जाने तो बेटर है। जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो मैथ्स के एक्सपर्ट या जो साइंस के एक्सपर्ट हैं उनसे जाकर और अच्छे से समझिए कि एडवांस्ड लेवल का पेपर अगर आप ऑप्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो कितने मार्क्स का वो पेपर होगा, और क्या उसके मार्क्स ऐड होंगे फाइनल एग्जाम्स में या नहीं होंगे, किस तरीके से, क्या मतलब जो भी चीजें हैं ना, जो डिटेल की जो भी चीजें आपको जानने की रहेंगी, हमेशा एक एक्सपर्ट टीचर से ही पूछिए जो कि उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, राइट। तो यहाँ पर आपका ये सेकेंड चेंज हो गया। जो थर्ड चेंज है वो है लैंग्वेजेस को लेकर, ठीक है। तो पहले क्या होता था बेटा, आपकी दो लैंग्वेजेस होती थी, जिसे R1 और R2 यानी ये दो लेवल हो गए, या फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज हो गई एक तरीके से। तो R1 हो गई फर्स्ट लैंग्वेज, R2 हो गई सेकंड लैंग्वेज। दो लैंग्वेजेस मैंडेटरी होती थी, लेकिन करंट सेशन से तीन लैंग्वेजेस मैंडेटरी होगी, R1, R2 एंड R3। यस, तीसरी लैंग्वेज भी मैंडेटरी होगी। और ये जो रूल है वो कौन सी क्लास से एप्लीकेबल है? क्लास 6th से। तो आप लोग ये मत सोचना कि हम क्लास 9th में आ गए तो क्या 9th में भी थर्ड लैंग्वेज हमारे लिए मैंडेटरी हो जाएगी या क्लास 10th में मैंडेटरी हो जाएगी। नहीं, क्लास 6th के अंदर जो है थर्ड लैंग्वेज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और वो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। और ये प्लान किस तरीके से है? जो स्टूडेंट इस साल क्लास 6th में है, इस साल मतलब 26-27 सेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स क्लास 6th में गए हैं उन्हें R1, R2, R3 ये तीन लैंग्वेजेस के साथ कंपल्सरीली डील करना है। यही क्लास 6 के स्टूडेंट्स जब 2031 के अंदर आएंगे, यानी तब वो क्लास 10th में होंगे, यानी तब तक प्रोग्रेसिवली क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक ये थर्ड लैंग्वेज वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा, ठीक है। अभी जो क्लास 9th के या 10th के बच्चे हैं उन्हें इस थर्ड लैंग्वेज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लास 6 के ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ईयर 6 और 7th दोनों क्लासेस में हो जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर 6, 7, 8 क्लास में हो जाएगा, फिर 6, 7, 8, 9 में, और फिर फाइनली 2031 में 6, 7, 8, 9, 10th तक ये पूरी की पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ये तीन लैंग्वेजेस कौन कौन सी होनी चाहिए। वेल, ये तीन लैंग्वेजेस जो हैं इनमें से दो लैंग्वेजेस तो इंडियन लैंग्वेजेस ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड लैंग्वेज है वो कोई फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो भी, इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है एक फॉरेन लैंग्वेज में ही आता है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो दो लैंग्वेजेस आप जो चूज कर रहे हैं उन दो लैंग्वेजेस में आप एक इंग्लिश ही चूज कर लेंगे क्योंकि इंग्लिश हमारी इंडियन लैंग्वेज है। नो, इंग्लिश जो है अब वो फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में है, इंडियन लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों लैंग्वेजेस का जो लेवल होगा वो अलग अलग होगा, यानी R1 के लेवल पर आप जो सब्जेक्ट या जो लैंग्वेज चुनेंगे, नॉट सब्जेक्ट एक्चुअली, जो लैंग्वेज आप चुनेंगे उसका लेवल सबसे हाईएस्ट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होगा। R2 के लेवल पर आप जिस लैंग्वेज को चुनेंगे उसका थोड़ा इजियर लेवल होगा, R3 के लेवल पर आप जिस लैंग्वेज को चुनेंगे उसका इजीएस्ट लेवल होगा, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में जो असेसमेंट होगा या जो जैसे जो चेकिंग क्राइटेरिया होता है, डिफिकल्टी लेवल, इजियर लेवल, वो उसी तरीके से होगा। जैसे R1 के लिए जो असेसमेंट लेवल होगा वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ज्यादा होगा और R3 तक आते आते वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सिमिलरली जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मार्किंग स्कीम जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जो जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा ईयर वाइज, ठीक है। ये हो गया पूरा R1, R2, R3 से रिलेटेड लैंग्वेजेस की बात।
अब लैंग्वेजेस की बात हम करते हैं हमारी क्लास 9th और 10th को लेकर, और सिर्फ लैंग्वेजेस नहीं, मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करूंगी यहाँ पर। अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे आपको पता ही है कि इंग्लिश के अंदर दो कोर्सेज होते हैं, कोर्स ए होता है और कोर्स बी होता है, राइट। क्लास 10th में भी कोर्स ए और कोर्स बी है। तो जो करंट सेशन है क्लास 10th का, यानी क्लास 10th 26-27 में जो कोर्स ए और जो कोर्स बी है वो एज इट इज ही रहेंगे, मतलब जो आपका सिलेबस है वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, राइट। यहाँ आप देखिए, मैं क्लास 10th ओपन करके बताती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लैंग्वेजेस में जाऊं और इंग्लिश के लिए देखूं तो देखो दो लैंग्वेजेस, दो इंग्लिश के ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। एक है लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो कि क्या है, कोर्स बी, और दूसरा है इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो कि क्या है, कोर्स ए, राइट। तो आप जैसे जैसे जिसको ओपन करेंगे आपको इनका जो सिलेबस है पूरा दिख जाएगा। कम्युनिकेटिव में क्या आता है, एलआर आती है आपकी, एमसीबी आती है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर आपका क्या आता है, एक होती है आपकी फर्स्ट राइट और दूसरी आपकी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास 10th का सिलेबस जो कि सेम है एज इट इज जो अभी तक चल रहा है। वहीं अगर मैं क्लास 9th की बात करूं तो पहले 9th क्लास के अंदर भी अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इंग्लिश के वही उसी सेम कोर्स ए कोर्स बी की तरह दो ही ऑप्शंस आते थे, एक होता था लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, एक होता था कम्युनिकेटिव इंग्लिश का। लेकिन यहां पर इस बार देखिए दो ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक ही इंग्लिश है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो करंट सेशन है क्लास 10th का, ध्यान से सुनिए, करंट सेशन 26-27 जो है क्लास 10th का, इट इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन फॉर कोर्स ए एंड कोर्स बी। हाँ, इनफैक्ट ये जो लाइव सेशन की बात मैंने की थी जिसमें करिकुलम अपडेट को लेकर बात की गई थी, उसके अंदर इस चीज को गोल्डन रिटायरमेंट ऑफ कोर्स ए एंड कोर्स बी कहा गया है, ठीक है। तो यानी इस साल क्लास 9th से कोई कोर्स ए और कोर्स बी नहीं होगा, और क्लास 9th वाले जब अगली साल क्लास 10th में जाएंगे तो वो सेम पैटर्न को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी वो वाला पैटर्न जिसमें कोई कोर्स ए या कोर्स बी नहीं है, आपकी सिंगल टेक्स्ट बुक ही होगी, राइट। अब ये जो सिंगल टेक्स्ट बुक वाला खेल है ना, वो भी मैं अभी आपको समझाती हूँ। बेसिकली इस साल क्लास 9th के अंदर जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हुई है वो है कावेरी करके, ठीक है ना। अभी उसकी पीडीएफ या जो टेक्स्ट बुक है वो हाल फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट आई एम श्योर बहुत जल्द ही वो अवेलेबल हो जाएगी, राइट। अब यहां पर मैंने आपसे बात की है R1, R2, R3 लेवल की। अभी क्लास 9th के अंदर क्या हुआ है, R3 तो नहीं है लेकिन R1 और R2 जरूर है, राइट। यानी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है। अब आप ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट जो चूज कर रहे हैं ना, वो आप R1 की कैटेगरी में इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं क्लास 9th में, या R2 की कैटेगरी में चूज कर रहे हैं। इससे आपका सब्जेक्ट का जो पैटर्न है, मतलब जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें डिफरेंस आएगा। वो कैसे आएगा हम देखते हैं। यहां देखिए, अगर मैं बात करूं R1 और R2 की, तो अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट को R1 के अंदर, R1 की कैटेगरी में अगर सेलेक्ट किया है तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा होगा। असेसमेंट भी जो है वो थोड़ा सा, मतलब जो चेकिंग वगैरह है, चेकिंग क्राइटेरिया जो है वो भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, राइट। और उसका जो पैटर्न होगा एग्जाम का, जिसमें मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होगा। कैसे होगा देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, जैसे ये R1 के लिए है क्लास 9th, ठीक है, 26-27, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर जो थ्योरी का जो पेपर होगा वो तो 80 मार्क्स का ही होगा, जैसे हमेशा यूजुअली होता ही है, और 20 मार्क्स का जो है वो इंटरनल असेसमेंट, तो ये तो सेम ही है। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके से मार्किंग स्कीम है, तो आप ये देखिए, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, दो आपके अनसीन पैसेजेस होंगे और दोनों ही 10-10 नंबर के होंगे, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का हो गया, और दो अनसीन पैसेजेस 10-10 नंबर के हैं। और कौन से वाले अनसीन पैसेजेस हैं, डिस्क्रिप्टिव या डिस्कर्सिव, और दूसरा है केस बेस्ड पैसेज। लेकिन वहीं पर हमारे R2 लेवल पर ये अलग होगा। वो क्या होगा जब हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ये हो गया रीडिंग सेक्शन। उसके अलावा राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, तो ग्रामर पोर्शन जो है वो तो एज इट इज सेम है, उसमें ना मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, ना ही जो टॉपिक्स हैं वो अलग है। ग्रामर तो एज इट इज सेम है, लेकिन हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है। जैसे यहाँ पर राइटिंग स्किल्स में क्या है, नोटिस है, इनफॉर्मल इन्विटेशन है। वहीं R2 लेवल पर इनफॉर्मल इन्विटेशन की जगह पोस्टर है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये है। तो मेक श्योर आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपने अगर R1 लिया है तो आपको कौन सी राइटिंग स्किल्स यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पर, तो मैं दिखाई रही हूँ, और इसका पूरा का पूरा लिंक जो है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आपको इजीली मिल जाए। पेज नंबर के साथ में डाल दूंगी तो आपको इजीली मिल भी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन सी पर जाते हैं, जो कि हमारा लिटरेचर पार्ट है। तो उसमें आप देखिए, यहाँ पर आपको जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ना,
तो आपको 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड 5 नंबर का होगा। तो 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड अगर करने होंगे तो आपको कितने मार्क्स का हो गया, वो 10 नंबर का ये हो गया। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, वो होंगे 2-2 नंबर के। तो आपको टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के हैं। इन 6 में से आपको कोई 5 करने हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर के हिसाब से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो कितने मार्क्स का हो गया, 10 नंबर का। तो 10-10 20 यहाँ पर हो गए। और जो आपका लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो होंगे 5-5 नंबर के। लास्ट के दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो हैं। तो ये 5-5 नंबर के हैं, तो ये 10 हो गए। तो इस तरीके से आपका पूरा लिटरेचर पोर्शन कितने का हो गया, 30 नंबर का। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको चॉइस नहीं मिलेगी, भाई R1 लेवल है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा तो चॉइस नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चॉइस बिल्कुल मिलेगी। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी 2-2 क्वेश्चंस की आपको चॉइस मिलेगी। लॉन्ग आंसर्स में, लॉन्ग क्वेश्चंस में, जो आपको एक्सट्रैक्ट बेस में भी आपको चॉइस मिलेगी, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। तो ये तो हो गया हमारा R1 लेवल। अब R2 लेवल जो है वो देखो, उसमें भी अगर हम वेटेज की बात करें तो सेम ही है। 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आपका रहेगा। लेकिन थोड़ा जो सिलेबस चेंज होगा वो देखिए किस तरीके से होगा। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें वहां पर क्या था, डिस्क्रिप्टिव या डिस्कर्सिव, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, फैक्चुअल या लिटरेरी पैसेज। और यहाँ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है। वहां पर जो 2 अनसीन पैसेज थे 10-10 नंबर के थे, यहाँ पर कितना है, फैक्चुअल पैसेज जो है वो है 12 नंबर का, और जो दूसरा केस बेस्ड पैसेज है वो है 8 नंबर का। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैम क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है अनसीन पैसेज है हम हैंडल कर लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, मार्क्स का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पहले से ही पता हो कि कौन से तरीके के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं, तो आपकी तैयारी उस तरीके से ही रहती है, और आपकी जो आंसर राइटिंग है ना, पूरा पूरा उस पर असर पड़ता है। ये चीजें, ये भले ही छोटी छोटी चीजें हो, लेकिन इससे आपकी आंसर राइटिंग में, ट्रस्ट मी, बहुत फर्क पड़ता है। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं उन्हें भी मैंने यही चीज बताई, और उनका फीडबैक है ये कि मैम सच में जब हमें पता था कि कौन से वाले क्वेश्चन है, किस तरीके के जो अनसीन पैसेजेस भी, इवन कौन से तरीके के क्वेश्चन या कितने मार्क्स से वो क्वेश्चन आते हैं ना, तो उससे हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे उस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो हमें पता था कितना हमको लिखना है। हमको एग्जाम में ही नहीं सोचना पड़ रहा था कि अच्छा इसको इतना ही लिखेंगे, इसको उतना ही लिखेंगे। वहां हमको ये नहीं सोचना पड़ रहा था, वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो बहुत बहुत फर्क पड़ता है, राइट। ये हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर में बता चुकी हूँ, डिट्टो सेम है। लेकिन राइटिंग स्किल्स में मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो आपका वहां पर जो इनफॉर्मल इन्विटेशन है उसकी जगह क्या है, क्रिएटिंग अ पोस्टर, ठीक है। ऐसे कुछ छोटे पॉइंट, कुछ चेंजेस इसके अंदर है। मार्क्स के अंदर भी डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप राइटिंग स्किल्स पर खास ध्यान दीजिएगा, गलत राइटिंग स्किल्स प्रिपेयर करके मत चले जाइएगा। इसके अलावा आ जाता है हमारा फिर लिटरेचर वाला पोर्शन, सेक्शन सी जो है। तो यहाँ पर आपको 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। हमें R1 लेवल पर कितने मिल रहे थे, सिर्फ 2 मिल रहे थे, लेकिन यहाँ आपको 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो है अटेम्प्ट करने हैं। अब अगर आप सोच रहे हो मैम ये तो इजियर लेवल है, तो यहाँ हमें ज्यादा क्यों अटेम्प्ट करने हैं, वो इसलिए बेटा क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजियर होते हैं। सामने ही आपके एक्सट्रैक्ट है, उसी में से क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आंसर उस एक्सट्रैक्ट में से ही तो पूछा जा रहा है ना, तो जो आंसर आपके सामने ही है ना, तो ये इजियर होते हैं। अगेन 5-5 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, तो टोटल कितने मार्क्स का ये हो गया, 15 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, तो आपको R1 लेवल पर 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे टोटल कितने दिए जा रहे थे, 6 दिए जा रहे थे, जिसमें से आपको 5 करने थे। यहाँ R2 लेवल पर आपको ये टोटल 7 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिनमें से आपको 5 करने, यानी आपके पास यहाँ नंबर ऑफ चॉइस ज्यादा है, राइट। अगेन 2-2 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ये वापस 10 नंबर का हो गया। तो 10 और 15 25 हो गए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है। अगेन आपको चॉइस मिलेगी, जिनमें से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उनमें से एक आपको ये अटेम्प्ट करना है, और ये क्वेश्चन कितना, 5 नंबरों का हो गया। तो हो गया ये 30 मार्क्स का। तो बेटा इस तरीके से, इस पैटर्न में और इस तरीके से ये R1 और R2 के जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इस पैटर्न में आएगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक ये जो सब्जेक्ट कोड है वो अभी तक नहीं प्रिपेयर हुआ है, तो सब्जेक्ट कोड भी जरूर आ जाएगा कि भाई R2 के लिए क्या सब्जेक्ट कोड है, R1 के लिए क्या सब्जेक्ट कोड है। अभी बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी डिटेल्स और है इन एग्जाम से रिलेटेड, इन सब्जेक्ट से, लैंग्वेजेस से, इनसे रिलेटेड, जो भी आना बाकी है। जैसे ही आ जाएंगी ऑफकोर्स आई विल लेट यू नो, राइट। अगर आपने ये सेम इंग्लिश सब्जेक्ट R2 लेवल पर अगर सेलेक्ट किया है, तो इसमें क्या होगा, जो लेवल है वो थोड़ा सा इजियर हो जाएगा। असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो भी थोड़ा सा इजियर नोट पर रहेगा, ठीक है। बुक एक ही है, कावेरी, ठीक है, बुक एक ही है, लेकिन लेवल देखो डिफरेंट हो गए, राइट। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि किस तरीके से डिफर हो जाते हैं, ठीक है।
हाल फिलहाल के लिए मतलब टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये जो बुक है, टेक्स्ट बुक्स जो है या बाकी सब्जेक्ट्स की जो टेक्स्ट बुक्स है, R1 और R2 लेवल पर सेम ही है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आगे चल के बिल्कुल हो सकता है कि R1 लेवल के लिए अलग टेक्स्ट बुक हो जाए इंग्लिश की और R2 लेवल पर दूसरी बुक हो जाए इंग्लिश की, राइट। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी ऐसा हो सकता है। अभी के लिए तो सेम बुक ही है, राइट। तो बेटा ये था क्लास 9th का पूरा लैंग्वेज या इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात नहीं करती हूँ। तो बेटा ये है क्लास 9th में किस तरीके से जो इंग्लिश है वो किस तरीके से आपकी नई बुक जो है इंट्रोड्यूस अभी हुई है। हालांकि उसकी पीडीएफ्स या उसकी जो टेक्स्ट बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, जल्दी से हो जाएंगी, डोंट वरी। जैसे ही वो बुक्स इंट्रोड्यूस होंगी मैं डेफिनेटली क्लास 9 भी इस सेशन में स्टार्ट करूंगी एंड होपफुली वो जल्द से जल्द वो बुक्स आए और जल्द से जल्द हम हमारा क्लास 9 का जो सेशन है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करें। ठीक है, तो बेटा मैंने अपनी तरफ से आपको जितने भी चेंजेस हैं वो पूरे के पूरे अच्छी तरीके से बता दिए हैं, क्लियरली समझा दिए हैं। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं दे नो वेरी वेल कि मैं कभी भी किसी डाउट को खाली नहीं जाने देती। आई ऑलवेज आंसर, आई ऑलवेज क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, तो कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप बिल्कुल मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। जहां तक बात क्लास 11th और 12th की है, वहां पर अभी कोई भी चेंजेस कुछ भी नहीं है, वो एज इट इज ही है, जो था वो वही है। तो जो बच्चे 11th में आए हैं या 12th में आए हैं, आप लोगों के लिए बेटा ऐसा कोई चेंज नहीं है, जो हमेशा से आया है वही है। ये नई चीज जो आई है वो स्पेसिफिकली आई है क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए। तो जो क्लास 6 के लिए आई है वो तो थर्ड लैंग्वेज वाली बात है, जो क्लास 9th में आई है उसमें जो इंग्लिश का पैटर्न ये चेंज हुआ है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में भी चेंज हुआ होगा बट उसके लिए मैं कोई यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। अगेन आई विल सजेस्ट उसी सब्जेक्ट या उसी लैंग्वेज का जो एक्सपर्ट है आप उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस कीजिए या उनके वीडियोस देखिए, दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू, राइट। तो बेटा यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कि मैम हम नई क्लास में, जैसे मैंने शुरू में इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नई क्लास के अंदर है उसको कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से क्या टिप्स और ट्रिक्स होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। एंड देयर इज दिस वन स्टूडेंट अदिति खरे, उसने मुझसे बहुत ज्यादा बार ये पूछा है, तो मैं स्पेसिफिकली अदिति आपको एड्रेस करना चाहूंगी यहाँ पे कि बेटा वो वीडियो जो है आजकल में जल्द ही आएगा, तो प्लीज वेट फॉर दैट। मैं एक अच्छे से वीडियो बनाना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को वो बहुत ही हेल्पफुल रहे। ऑलराइट बेटा, तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेटा। और मेरे टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो आप जिस क्लास में भी हैं 9th से लेकर 12th तक मेरे सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो आप जिस क्लास में भी हैं मेक श्योर यू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।